हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन एक्टिवेटर्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th NCERT साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो के लिए आपको पता चलता रहे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं या फूड स्पॉइल कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ के लिए रीज़न होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। तो जो बैक्टीरिया या वायरस है जो डिजीज़ कोज करता है, वो कैसे हमारी बॉडी में पहुंचता है? तो या तो वो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या इन्फेक्टेड फूड, कंटेमिनेटेड फूड जो हम खाते हैं उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में जाता है और वहाँ पर ग्रो करता है और डिजीज़ कोज करता है। तो जो डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से स्प्रेड होती हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि एयर, वाटर, फूड या फिज़िकल कांटेक्ट से फैलती हैं। जैसे कॉलरा है, कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अभी आपने देखा कोरोना है, मंकी पॉक्स है। तो ये सब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जब कोई पर्सन जो कोल्ड सफ़र कर रहा है, वो अगर स्नीजिंग उसको होती है तो उसमें वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स वो इजेक्ट करता है और उसके अंदर वो थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होती हैं। तो सामने वाला पर्सन वो ब्रीथ कर रहा है, अगर वो उसके अंदर चला जाता है ब्रीथिंग से, तो उसके चांसेस होते हैं सिक होने के। तो इसलिए हमें गुड हैबिट्स को यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ हैंकरचीफ वाइल काफिंग और स्नीजिंग। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स या एनिमल्स भी हैं जो कैरियर की तरह वर्क करते हैं और डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को वो कैरी करते हैं। जैसे हाउस फ्लाइज़ हैं, पहले वो डर्टी गार्बेज पे या इन्फेक्टेड फूड पे बैठती हैं, तो जो पैथोजेंस होते हैं वो उनकी जो टंग्स होती हैं उनसे स्टिक कर जाते हैं, और जैसे ही वो फ्रेश अनकवर्ड फूड पर बैठती हैं तो वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको खाने से हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। सेकंड जो कैरियर है हमारा वो है मॉस्किटो। जैसे मलेरिया जो डिजीज़ है वो प्रोटोजोवन के इन्फेक्शन से होती है, लेकिन उसको कैरी कौन करता है? उसको कैरी करता है एनोफिलिस मॉस्किटो। वो मॉस्किटो के ब्लड में होता है प्रोटोजोआ, और जैसे ही मॉस्किटो बाइट करता है तो वो वो हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से मॉस्किटो वो कैरियर की तरह वर्क करता है। जो डेंगू डिजीज़ है वो फीमेल एडीज़ मॉस्किटो के काटने से होती है। तो मॉस्किटो वो पानी में ब्रीड करते हैं, तो इसलिए हमें बारिश के दिनों में या वैसे जनरली भी हमारे आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ताकि मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, ये आपकी टेबल में कुछ डिजीज़ दी हुई हैं और इनके कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी दिए हुए हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा और टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। इसके अलावा जो मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस हैं, ये वायरल डिजीज़ हैं। और मलेरिया वो प्रोटोजोवन डिजीज़ है। तो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं या दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे काऊ, डॉग और बफेलो। इनमें भी इन्फेक्शंस होते हैं।
जैसे कि एंथ्रेक्स इन्फेक्शन है, ये ह्यूमंस में भी होता है और कैटल्स में भी। और एक फुट एंड माउथ डिजीज़ है जो वायरल डिजीज़ है, कैटल्स में वो होती है। और प्लांट्स की कुछ डिजीज़ेस जो माइक्रोब्स से होती हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। रस्ट ऑफ वीट, येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी। आपने देखा होगा वेजिटेबल्स जो आप घर पर लाते हो उसमें कभी कभी भिंडी में अंदर से ब्लैक कुछ निकलता है, या पालक मेथी जो हरी सब्जियां आप लाते हो उसमें कभी कभी क्या होता है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो ये सब जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिजीज़ेस होती हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सर्टेन केमिकल्स आर यूज्ड। जो प्लांट्स में अगर डिजीज़ हो जाती है तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और फूड प्रोडक्शन जो है इतना अच्छा नहीं होता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स को स्प्रेड करते हैं फील्ड्स में। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग मीन्स फूड जो है वो ख़राब हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग की वजह से, जिससे कि उसका टेस्ट, स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो करते हैं, अगर हम उसको खा लेते हैं तो वो कुछ सर्टेन टॉक्सिक्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें अनईजी फील होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है और समटाइम्स इट मे कॉज डेथ। तो इसलिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड को स्पॉइल करते हैं अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो इसलिए हम जो फूड जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रह सकें। लास्ट चैप्टर में फूड क्रॉप प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हम जो है ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम फूड को कैसे स्टोर करेंगे। जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो जल्दी ख़राब होने वाले हैं, उनको हम कैसे कुछ टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड जो है वो स्पॉइल किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से। तो इफ़ वी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्लो इट डाउन, देन फूड कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि आपने देखा होगा मैंगोज़ जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं कंपैरेटिव टू मैंगो पिकल। मैंगो पिकल जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो उसमें हम क्या डालते हैं? उसमें हम ऑयल का यूज़ करते हैं या फिर विनेगर भी डाल सकते हैं हम, तो उससे जो है वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व होता है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जो है कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। आपने कभी देखा होगा चिप्स और कुछ और ईटेबल्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स के नाम लिखे होते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ा करो। तो आपकी बुक में जो दिए हुए हैं उसमें है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जैम्स, सॉसेस वगैरह में। और जो जनरल हम घर पर जो फूड स्टोर करना है हमें, उसमें हम मोस्टली जो है वो सॉल्ट या ऑयल्स का यूज़ करते हैं। सॉल्ट से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको ग्रो करने नहीं देता सॉल्ट, और वो जो है फूड जो है लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहता है। जैसे आंवला के लिए, मीट और फिश को फ्रेश रखने के लिए हम जो है वो उसको सॉल्ट से कवर कर देते हैं। और सॉल्ट के बाद नेक्स्ट है शुगर। शुगर भी जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि शुगर जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको रिड्यूस करता है, जिससे कि बैक्टीरिया ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर्स। ऑयल और विनेगर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। पिकल्स also preserved by this method. But heat and cold treatment.
कोई भी चीज़ जो हमें प्रिजर्व करनी है उसको अगर हम थोड़ा हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो उससे उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। और फिर अगर उसको हम कोल्ड टेम्परेचर में रखेंगे तो उनकी ग्रोथ, वो कोल्ड टेम्परेचर जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो जिससे जो है खाना ख़राब नहीं होता। जो पैक्ड मिल्क हमारे पास आता है पॉलीथीन्स में, वो जो है पास्चराइज्ड होता है। पास्चराइज्ड क्या होता है? पास्चराइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द मिल्क इज़ हीटेड to a high temperature of about 70 degree for 15 to 30 seconds. Then it is suddenly chilled and stored. पहले उसको गर्म किया जाता है 15 to 30 सेकेंड्स के लिए और फिर उसको सडनली ठंडा करके स्टोर किया जाता है। तो इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाते। दिस प्रोसेस इज़ डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो उनके नाम के पीछे ही इसको जो है नाम दिया गया है, प्रोसेस को पास्चराइजेशन। उसके बाद है कि स्टोरेज एंड पैकिंग। कोई भी फूड अगर हम एयर टाइट पैकेट में स्टोर करते हैं तो भी हम उसका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एयर में ग्रो करते हैं। अगर एयर नहीं होगी, वैक्यूम होगा, तो इनको फेवरेबल कंडीशन ग्रो करने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या है कि हमारी एयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन गैस है। वो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में जाती है, प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसको एयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे हमारा जो साइकिल है वो चलता रहता है। फिक्सेशन के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। और नेक्स्ट जो हमारा कुछ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग से भी स्टोर होती है। फिर फर्दर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करी गई है उसको फर्दर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बोथ आर बेनिफिटेड। उसके बाद जो नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाती है दैट इज़ अपटेक बाय प्लांट्स। उसको जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं टू ग्रो एंड टू फंक्शन, लाइक क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स वगैरह जो है इन सब में प्रोटीन यूज़ होता है, नाइट्रोजन यूज़ होता है एंड प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन से और फिर ये सब्सटेंसेस बनते हैं। देन दैट प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स। जो प्लांट जो ग्रो करते हैं नाइट्रोजन को यूज़ करके वो प्लांट्स जो है वो एनिमल्स खाते हैं। तो एनिमल्स जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं या फिर जो डेड हो जाते हैं तो वो जो है वो अगेन डिकम्पोज्ड, उनका फिर से डिकम्पोजिशन हो जाता है और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरियाज। और कुछ बैक्टीरिया साइड बाय साइड ऐसे भी हैं जो सॉइल में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उनको वो नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे हमारा जो साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है जो पूरा, वो चलता रहता है। और एयर में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, अराउंड 78%। उसमें जो है कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरह ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel for getting more updates. Thank you for watching.